हाँ भाई, ये सिलेबस था टेस्ट का। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के सारे ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, पराऑक्सिसोम और राइबोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। हाँ भाई, क्या पढ़ना है आज? न्यूक्लियस। कौन बताएगा न्यूक्लियस क्या है? आप कहेंगे सर, जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर जो कंट्रोलिंग सेंटर है, जो सारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उस कंट्रोलिंग सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। फिर चाहे ये सेंटर पे हो या ना हो। हाँ, जब जिसको डिस्कवर किया था ना रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, जब इसको डिस्कवर किया गया था न्यूक्लियस को ऑर्चिड प्लांट के रूट के टिप में से, तो उस टाइम इसको देखा गया था सेंटर पे। मुझे कौन बताएगा आप सब में से, जिस सेल के सेंटर पे न्यूक्लियस हो और एक सेल के साइड पर न्यूक्लियस हो, बीच में बड़ी बड़ी चीजें हों, कोई फिलामेंट हो, वैक्यूल वगैरह कोई भी चीज हो, न्यूक्लियस साइड पर हो, तो उनमें से डिवाइडिंग सेल कौन सा होगा? जिसके सेंटर पे सेल है न्यूक्लियस है या साइड पे न्यूक्लियस है? सेंटर वाला। तो जो भी डिवाइडिंग सेल होते हैं प्लांट के, उनमें न्यूक्लियस सेंटर पे होता है। जो परमानेंट सेल होते हैं, जो मेच्योर सेल होते हैं, याद करें, उसमें होता है वैक्यूल। वैक्यूल होता है तो न्यूक्लियस हो जाता है साइड। तो मुझे बताएं, नॉन डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस कहां पे होगा? साइड पे। प्लांट में डिवाइडिंग सेल में कहां पे होगा? प्लांट में डिवाइडिंग सेल में सेंटर पे। बाकी एनिमल में तो न्यूक्लियस मिलता ही सेंटर पे है। क्यों भाई? क्योंकि वैक्यूल नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं इसको कंट्रोलिंग सेंटर क्यों कहते हैं? आप कहेंगे सर, सारा जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल, जीन यानी डीएनए इसके पास है। क्या अगर डीएनए इसमें से निकाल दें तो भी कंट्रोलिंग सेंटर रहेगा? नहीं नहीं नहीं, हेरिडिटी मटेरियल है तब ये कंट्रोलिंग सेंटर है। आप कहेंगे सर, सारे जो काम करने की इंफॉर्मेशन है ना वो डीएनए में है, इसके पास डीएनए है इसीलिए इसको न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, फिर प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं है उसको भी न्यूक्लियस या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड या जीनोफोर इसलिए ही कहते हैं ना, क्योंकि उसके पास डीएनए होता है। हाँ चलो, न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है, न्यूक्लियस जो है डीएनए कंटेन वाला पोर्शन है। अच्छा मुझे बताएं, न्यूक्लियस ई न्यूक्लिएट सेल किसको कहेंगे? ई न्यूक्लिएट सेल, जिसके पास न्यूक्लियस ना हो। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ऐसा लिविंग सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। और सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल प्लांट के अंदर, फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम पता है ना, फूड कंडक्ट करने वाला टिश्यू होता है, फूड कंडक्ट करने वाला टिश्यू होता है फ्लोएम, जिसके सेल्स को हम कहते हैं सीव ट्यूब सेल। सीव क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, सीव होते हैं, जिससे फूड पास होता है, इसीलिए इसको सीव ट्यूब सेल कहते हैं। तो सीव ट्यूब सेल प्लांट का, ये भी लिविंग है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी एनिमल का, इसके अंदर भी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, आरबीसी ऐसा है जो जो खुद सारी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है मगर खुद एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। मुझे एक जवाब तो बताएं, वो कौन सी एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया में जहां पे एटीपेज एंजाइम होगा, एटीपी बनाने वाला एंजाइम होगा? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सीजोम पर, ऑक्सीजोम है ये एटीपेज ना, जो ऑक्सीजोम कहा था हमने, F0 F1 पार्टिकल, याद है? चलो आ जाएं, आ जाएं भाई, आगे चलें। एक और बात, यूनी न्यूक्लिएट सेल किसको कहेंगे? यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट या
मोनोकैरियोटिक, जिसमें एक न्यूक्लियस हो। तकरीबन नॉर्मल सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है। और बाई न्यूक्लिएट किसको कहेंगे? बाई न्यूक्लिएट, जिस सेल में ये बाई न्यूक्लिएट यानी डाई कैरियोटिक। कैरियोटिक न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज होता है। आपके लिवर के सेल यानी हेपाटिक सेल, लिवर के सेल्स को कहते हैं हेपाटिक सेल। और पैरामेशियम के सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। और जो डिवाइडिंग सेल होते हैं, डिवाइडिंग, उनके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। क्यों डिवाइडिंग में? 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो सेल डिवाइड करेगा ना। और फंजाई के अंदर कभी कभी जाइगोट के अंदर या हाइफी के अंदर 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे। और पॉलीन्यूक्लिएट किसको कहेंगे? या मल्टी कैरियोटिक, पॉलीकैरियोटिक या मल्टी न्यूक्लिएट या पॉलीकैरियोटिक इसको कहेंगे, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हों। हाँ भाई, एग्जाम्पल है आपका फंजाई के अंदर। फंजाई बनी होती है हाइफी की सेल मिलकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हाइफी कहते हैं या हाइफा। उस हाइफी के टाइप होते हैं सेप्टेट एंड एसेप्टेट। जो एसेप्टेट हाइफी होती है ना, एसेप्टेट किसको कहते हैं? ऐसी हाइफी जिसके सेल और सेल के बीच सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ना हो, सारे सेल्स के साइटोप्लाज्म एक मिले हुए हों, तो हर एक सेल को अपना क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और सारे सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में मिला हुआ होगा। ऐसी आप हाइफी जिसके अंदर सेप्टम मतलब दीवार का मतलब है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, बीच में ना हो। अगर होगा तो हाइफी को क्या कहेंगे? सेप्टेट हाइफी में कितना न्यूक्लियस होगा? एक न्यूक्लियस एक सेल में। एसेप्टेट हाइफी जिसके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बीच में ना हो, तो ऐसी हाइफी को क्या कहेंगे? पॉलीकैरियोटिक या मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताएं, न्यूक्लियस के पार्ट्स कितने हैं? कितने पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के? एक है भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम कैरियोलेमा भी कहते हैं, कैरियोथिका भी कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। कैरियोथिका, कैरियोलेमा, कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, या कैरियोलेमा, कैरियोथिका। न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, ये कोई और बात है, प्लाज्म फ्लूइड को कहते हैं भाई। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई पार्ट, दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड, न्यूक्लियस का फ्लूइड, न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर, एक या एक से ज्यादा बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। 3 मेजर पार्ट हैं। फिर न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम भी होंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो भाई 3 पार्ट हैं बेसिकली न्यूक्लियस के। न्यूक्लियर एनवेलप, मैं ये सेल बनाता हूं, ये मैंने सेल बना लिया, ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन्स हैं? देखें, 2 मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। किसकी बनी होगी भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? लिपिड और प्रोटीन की जैसे बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। 2 स्पेस हैं, इस स्पेस को बाहर वाली स्पेस, इस स्पेस को अंदर वाली स्पेस कहेंगे।
अंदर वाली जो स्पेस है न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो दो मेम्ब्रेन के बीच स्पेस है इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस की बाहर वाली स्पेस। क्या मैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस को कहूं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच स्पेस, या पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी मतलब बाहर वाली। ये इंट्रा न्यूक्लियर स्पेस यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर वाली स्पेस। बड़ी कौन सी स्पेस होगी, पेरी न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्म? इंट्रा या इंटर, बाहर वाली या अंदर वाली? अंदर वाली, न्यूक्लियोप्लाज्म बड़ा है। इंटर, इंटर का मतलब है दो मेम्ब्रेन के बीच, यानी बाहर वाली, यानी पेरी न्यूक्लियर स्पेस ये छोटी है। ये जो अंदर वाली स्पेस है इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब दो के बीच। चलो भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, ये पोर्स हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं? इन पोर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये पोर कैसे बनते हैं देखें, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये दोनों मेम्ब्रेन से मिली हुई है, दो मेम्ब्रेन है। अब पोर बनेगा तो क्या होगा, एक प्रोटीन आएगी, एक प्रोटीन आएगी, क्या करेगी, ये दो मेम्ब्रेन है देखें दो, इन प्रोटीन को इस लिपिड की लेयर को इस सेल मेम्ब्रेन के दोनों लेयर को आपस में मिलाएगी। आपस में मिले हुए हैं, इनको तोड़कर ऐसे मिलाएगी तो ये बीच में गैप बन जाएगा। इनको आपस में यहाँ से तोड़कर ऐसे मिलाएगी तो बीच में ये पोर बन जाएगा, इसे हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। और वो प्रोटीन जो पोर बना रही है उसे कहेंगे न्यूक्लियोपोरिन्स। तो न्यूक्लियोपोरिन्स क्या है? न्यूक्लियोपोरिन्स क्या है? न्यूक्लियोपोरिन्स वो प्रोटीन जो न्यूक्लियर पोर बनाए, न्यूक्लियर पोर गैप को कह रहे हैं, और न्यूक्लियो प्रोटीन उस प्रोटीन को जो पोर बना रही है। समझ आई? अब समझ आई, अब तो रिपीट किया। न्यूक्लियोपोरिन्स और न्यूक्लियर पोर में फर्क। न्यूक्लियो भाई देखें, ये गैप है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, और ये गैप बनाने वाली ये प्रोटीन है, ये गैप बनाने वाली प्रोटीन है जो लाल कलर से मैंने बनाई है। प्रोटीन को न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं, प्रोटीन को न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं, और जो पोर बन रहा है उसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, एक और बात, ये जो न्यूक्लियर पोर हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियर पोर हैं, इनका नंबर जो होगा, इनका जो नंबर होगा न्यूक्लियर पोर का, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ये ओपन होंगे, कभी ये बंद होंगे। क्यों? न्यूक्लियर पोर किस काम के हैं? आप कहेंगे सर न्यूक्लियस से जो चीज़ अंदर बनेगी उसको बाहर निकालने के लिए या बाहर से अंदर चीज़ें लाने के लिए, मतलब न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट करने के लिए न्यूक्लियर पोर चाहिए। ठीक है, कुछ देने या कुछ लेने के लिए, तो इसीलिए न्यूक्लियर पोर होते हैं। जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगा वो ज़्यादा एक्सचेंज करेगा, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर ज़्यादा होंगे। आरबीसी थोड़ा एक्टिव है, उसमें 4 से 5 6 पोर होते हैं, 3 से लेकर 5 6 पोर होते हैं। और जो पोर न्यूक्लियोपोरिन्स प्रोटीन ओपन करेंगी, ओपन और क्लोज न्यूक्लियोपोरिन्स करेंगी। ठीक है, जो एग है उसके अंदर 30,000 न्यूक्लियर पोर हैं, 30,000 30,000 न्यूक्लियर पोर हैं। तो न्यूक्लियर पोर थोड़े होंगे या ज़्यादा होंगे, ये डिपेंड करता है किस पर, कि सेल कितना एक्टिव है। जितना सेल बहुत एक्टिव होगा उसमें न्यूक्लियर पोर ज़्यादा होंगे। न्यूक्लियर पोर आरबीसी में कब? जब आरबीसी नया बनता है। मैच्योर आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। जब आरबीसी नया बनता है उस टाइम उसके न्यूक्लियस में 3-4 पोर होते हैं। ठीक है, जब आरबीसी नया बनता है उसके पास न्यूक्लियस होता है। जब वो मैच्योर होता है उसके न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल खत्म किए जाते हैं। रीजन में पढ़ाऊंगा सर्कुलेशन में, जब आरबीसी को डिटेल में पढ़ेंगे।
अच्छा, न्यूक्लियर पोर जो है वो कम होंगे ज़्यादा होंगे, ये डिपेंड करेगा किस पर, सेल के एक्टिवनेस पर, कि सेल कितना एक्टिव है, कितना सेल का काम है। अच्छा, एक और बात, न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये एक ट्यूब सा कनेक्शन है, ट्यूब कनेक्टेड है। इस ट्यूब को क्या कहेंगे, इस नेटवर्क को बताएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो क्या मैं कह लूँ कि न्यूक्लियर पोर के थ्रू ईआर से कांटेक्ट में है, या साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में है, या ईआर के थ्रू न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन से भी कांटेक्ट में है, या ऐसा भी कह लूँ कि न्यूक्लियर पोर और ईआर के थ्रू अगले सेल से भी कांटेक्ट में है। क्योंकि हमने पढ़ा था प्लांट के प्लाज्मोडेस्माटा जो सेल वॉल के बीच गैप था, उससे भी ईआर पास करके चला जाता है। व्हाट इज बिटवीन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर एनवेलप? There is a space, इंटर न्यूक्लियर स्पेस और पेरी न्यूक्लियर स्पेस। हाँ भाई, देखें आगे, देखें ये न्यूक्लियर पोर हमने कवर कर लिए, कितने हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं, न्यूक्लियस का काम क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये फ्लूइड वाला पोर्शन है न्यूक्लियस का। इसमें फ्लूइड होगा, इसमें क्या क्या होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में? इसमें भाई डीएनए होगा, स्टोन प्रोटीन होगी, याद है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में नॉन स्टोन प्रोटीन होगी, आरएनए होगा, डीएनए को बनाने वाले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होंगे, आरएनए को बनाने वाले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एंजाइम का नाम है, ये बाहर बनता है, ठीक है, मगर होता है एंजाइम राइबोसोम पर बनते हैं, मगर होते हैं डीएनए में, न्यूक्लियस में, क्योंकि आरएनए भी यहाँ पे बनेगा, डीएनए भी यहाँ पे बनेगा। तो डीएनए बनाने वाले एंजाइम, आरएनए बनाने वाले एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन वाले एंजाइम, रिप्लिकेशन वाले एंजाइम, डीएनए, स्टोन, नॉन स्टोन, आरएनए, ये अंदर होंगे, कुछ मेटल्स होंगे, कुछ आयंस होंगे, और फास्फेट सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म से थोड़ा एसिडिक होगा, फास्फोरिक एसिड ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा एसिडिक होगा और थोड़ा विस्कस होगा, गाढ़ा होगा। साइटोप्लाज्म लाइट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म थोड़ा विस्कस होगा, ज़्यादा विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत सारे अंदर प्रेजेंट हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो डीएनए स्टोन और नॉन स्टोन है, ये मिलकर बनाते हैं नेटवर्क। ये धागे पड़े होंगे सेल न्यूक्लियस के अंदर, ये धागे पड़े होंगे सेल के अंदर। ये धागे पता है कितने होंगे? 46। बताएं इन धागों का नाम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो धागे हैं डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के बने हुए हैं, इन धागों का नाम बताएं, जल्दी कमेंट में बताएं। आप कह रहे हैं ये जो धागे हैं इनको कहते हैं क्रोमोसोम। मैं कहता हूं सुने, इनको क्रोमेटिन भी कहेंगे, क्रोमोसोम भी कहेंगे। जब ये कंडेंस हो जाएंगे, देखें ये वायर पतली है, नैरो है और लॉन्ग है। जब इसको मैं एक कॉइल करूं, फिर कॉइल करके दूसरा टर्न दूं, फिर तीसरा दूं, तब ये वायर क्या हो गई? मोटी हो गई, शॉर्ट भी हो गई। तो ये जो डीएनए है और स्टोन है, अगर ये कॉइल है, कंडेंस्ड है, इसको कहेंगे क्रोमोसोम। यानी डीएनए और स्टोन का क्रोमोसोम किसका बना हुआ होगा? डीएनए और प्रोटीन का, स्टोन नॉन स्टोन का, और क्रोमेटिन भी डीएनए और प्रोटीन का, स्टोन नॉन स्टोन का। फर्क क्या है? यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन क्या है? कॉइल हैं, यानी कंडेंस्ड हैं। कंडेंस मतलब कॉइल हैं। और यहाँ पे डीकंडेंस हैं, यानी अनकॉइल हैं। कॉइलिंग जो है खुली हुई है, कॉइल कम है यानी अनकॉइल हुए हैं। डीकंडेंस कम है यानी डीकंडेंस हैं। तो ये जो धागे हैं इसको क्या कहेंगे? क्रोमेटिन नेटवर्क। भाई बाल जो मैं यहाँ से काट कर हाथ पे रखूं,
इन बालों को, सफ़ेद और काले बाल आप आसानी से जुदा कर जाएंगे? नहीं भाई, पतले हैं बहुत। और अगर बालों को या धागों को मैं ऐसे ऐसे क्वाइल करके उसको मोटा करके, मार्कर के जितना मोटा करके रखूं, अब मैं आपको ये मार्कर कह लूं या मार्कर दे दूं कि भाई काली और पीली और लाल और ब्लू जुदा करके दें, आप उठाएंगे ये सर ये जुदा, ये रेड जुदा, ब्लू जुदा, ब्लैक जुदा। तो क्रोमोसोम को, जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करना हो तो मुझे बताएं, क्रोमेटिन नेटवर्क होना चाहिए या मोटा फॉर्म क्रोमोसोम होना चाहिए? बताएं कमेंट में, बताएं कमेंट में। तो सेल के डिवीजन के टाइम में कौन होगा? क्रोमोसोम सेल के डिवीजन के टाइम बनेगा, जब डिवीजन खत्म होगी तो फिर ये खत्म हो जाएगा, क्रोमोसोम नहीं होगा। सेल डिवीजन के टाइम होता है क्रोमोसोम, सेल डिवीजन खत्म होगी तो फिर क्या होगा? फिर क्रोमेटिन होगा। यानी अब एक और बात बताएं, अगर ये धागा है, अगर ये धागा है, कोई डोरी है, इसको हम कॉइल करते हैं, अब सिलाई करनी है इस धागे से, सिलाई करनी है, तो मुझे बताएं इसको खोलेंगे तो ये धागा सिलाई करने में काम आएगा, या ये कॉइल होकर जो पड़ा हुआ है, ये कॉइल्ड है जो अंदर है, जो जाहिर ही नहीं है आपको, वो सिलाई में काम आएगा? कौन सा काम आएगा? खुला हुआ, जो खुला हुआ होगा, खुलता जाएगा, काम करता जाएगा। खुलेगा नहीं तो काम नहीं करेगा। तो मुझे बताएं, क्या डीएनए जब खुलेगा नहीं, क्रोमोसोम में बंधा हुआ है, अंदर ढांपा हुआ है, प्रोटीन से छुपा हुआ है, ये क्रोमोसोम क्या करता है, डीएनए क्या करता है बताएं? डीएनए से बनता है आरएनए, फिर आरएनए से बनती है क्या? प्रोटीन। आरएनए से बनती है प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन। और आरएनए से प्रोटीन बनती है, इसको कहते हैं, सॉरी, डीएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, गलती हो गई, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनती है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन कब बनेगी? जब डीएनए खुला हुआ होगा ना, मतलब जब क्रोमेटिन नेटवर्क होगा तब जो डीएनए है वो क्या होगा? एक्टिव, खुला हुआ। जब क्रोमोसोम होगा तो डीएनए क्या होगा? डीएनए क्या होगा? एक्टिव होगा या अनएक्टिव? अनएक्टिव, यानी कोई भी चीज, कोई भी प्रोटीन नहीं बना सकता। ठीक है, तो क्या डिवीजन के टाइम में डीएनए को प्रोटीन बनानी चाहिए, आपकी ग्रोथ करवानी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं ना, बस चुप करके डिवाइड होना चाहिए। तो डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम बनते हैं और डिवीजन होने के बाद वो क्रोमोसोम खुलकर क्रोमेटिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सुने, सुने मेरी बात, सुने, गौर से सुने। ये मोटी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्रोमोसोम है सपोज करें, और ये क्या है? ये मोटी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्रोमोसोम है। और मुझे बताएं, ये एक स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, मुझे बताएं 1 और 2 में से क्रोमोसोम कौन सा है और क्रोमेटिन कौन सा है? 1 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिन है। सुने 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 सुने, क्या 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में 30,000 जीन है? 46 क्रोमोसोम में जीन कितने हैं? 30,000, 30K जीन्स हैं, 30 से 35,000 जीन है। क्या सारे जीन काम करते हैं? क्या एक सेल में सारे जीन काम करते हैं? नहीं, कुछ जीन लिवर में काम करते हैं, कुछ किडनी में, कुछ हार्ट में, कुछ कहाँ, कुछ कहाँ, कुछ कहाँ, कुछ कहाँ। सारे जीन एक हर सेल में काम नहीं करते। अगर सारे जीन काम करते तो हर ऑर्गन एक जैसा होता, पूरी बॉडी एक जैसी होती, आंख, कान, ये वो, इधर उधर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन नहीं होते। तो मुझे ये समझाएं
कि जो क्रोमेटिन है उसके दो फॉर्म हैं। एक वो फॉर्म है जहां पे क्रोमेटिन कुछ कंडेंस है, क्रोमोसोम जितना तो नहीं मगर फिर भी कुछ कंडेंस है। एक वो पार्ट है जहां पर क्रोमोसोम जो है कंडेंस नहीं है, बिल्कुल जीन खुला हुआ है। ये सारा क्या है? क्रोमेटिन। इसके दो फॉर्म्स हैं। एक जगह पर ये कंडेंस है मगर क्रोमोसोम जितना इतना बड़ा नहीं, फिर भी कंडेंस है, थोड़ा कंडेंस है क्रोमोसोम से। और एक तो बिल्कुल अनकंडेंस है, बिल्कुल। तो मुझे बताएं, ये स्ट्रक्चर 1 यानी कंडेंस और स्ट्रक्चर 2 यानी ओपन, इनमें से जीन कौन सा एक्टिव है, 1 और 2? एक्टिव कौन सा है? 2। सारे कह रहे हैं 2, बिल्कुल खुला हुआ। तो क्रोमेटिन दो टाइप्स के हैं, क्रोमेटिन के दो पार्ट्स हैं। एक को कहते हैं ट्रू क्रोमेटिन, एक को कहते हैं यू क्रोमेटिन। यू का मतलब क्या है? ट्रू। और एक को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। अब मुझे बताएं, यू क्रोमेटिन 1 या हेट्रोक्रोमेटिन 1? 1 क्या है भाई? हेट्रोक्रोमेटिन। और 2 क्या है? ओपन खुला हुआ यू क्रोमेटिन। यू खुला हुआ है मतलब ट्रू क्रोमेटिन किसको कहेंगे? पतले को, पतले को। तो भाई अगर ये डिवाइडिंग सेल नहीं है तो इसमें, अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, ये सेल डिवाइडिंग है? आप कहेंगे नहीं सर ये तो क्रोमेटिन नजर आ रहे हैं, क्रोमोसोम होते तो ऐसे होते, शार्ट होते और मोटे होते, जाहिर होते, क्लियर। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिन है। तो भाई क्रोमेटिन और क्रोमोसोम का फर्क समझ आ गया। जब सेल डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम बनाएगा, डिवीजन के बाद और डिवीजन के पहले क्रोमेटिन होंगे। एक और बात, एक और बात, क्रोमोसोम बनाते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? एक या मैक्सिमम 4 सॉलिड बॉल टाइप स्ट्रक्चर हैं न्यूक्लियस के अंदर, सॉलिड बॉल टाइप स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस बना हुआ होता है आरएनए और प्रोटीन का। अब क्या बताएं, डीएनए के अलावा ये बनेगा नहीं। तो डीएनए इसको बनाता है मगर बना हुआ होता है आरएनए और प्रोटीन का, थोड़ा इसमें डीएनए होता है। 85% तकरीबन आरएनए होता है और 14% 14 पॉइंट यानी तकरीबन 50% जो होता है, 15 प्रोटीन होती है और 1 से लेस देन 1% डीएनए होता है न्यूक्लियोलस। तो भाई क्या आप मुझे बताएंगे, अगर मैं पूछूं कि न्यूक्लियोलस डीएनए बनाता है तो आप कहेंगे सर कौन सा क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम? तो मैं कहूंगा, मैं पहले पूछूं न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम बनाएंगे या क्रोमेटिन बनाएंगे, बताएं। आप कहेंगे सर क्रोमेटिन, क्रोमोसोम कैसे बनाएंगे, वहां पे तो डीएनए इनएक्टिव है। हाँ ये भी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम डिवीजन के टाइम में होगा, न्यूक्लियोलस डिवीजन के टाइम में नहीं होगा। क्या कह रहे हैं बताएं? न्यूक्लियोलस डिवीजन के टाइम होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम क्रोमोसोम है, डीएनए खुला हुआ नहीं है, तो कैसे बनाएगा? समझ गए? अच्छा एक और बात, अगर ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है, आपके पास कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमेटिन है। 40 क्रोमेटिन में से कम न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म यूकैरियोट सेल में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। कम से कम कितने क्रोमोसोम चाहिए न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए? तो एक पेयर यानी 2 क्रोमोसोम, एक पेयर यानी 2 क्रोमोसोम चाहिए न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए। एक और बात,
जो न्यूक्लियोलस है उसमें सारे का सारा क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस नहीं बनाता। क्रोमोसोम की एक छोटी सी चोटी होती है, टिप होती है, जो न्यूक्लियोलस बनाती है, यानी टिप वाला डीएनए न्यूक्लियोलस बनाता है। इंसान के अंदर न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए 5 पेयर होते हैं, 5 पेयर। 46 में से पेयर कितने? 23 पेयर हैं। 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर। एक क्रोमोसोम मदर से आता है, दूसरा फादर से आता है। दो एक जैसे होते हैं उनको हम होमोलागस कहते हैं, फिर दो एक जैसे उनको होमोलागस, फिर दो एक जैसे उनको होमोलागस, फिर दो एक जैसे उनको होमोलागस, फिर दो एक जैसे उनको होमोलागस। 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में से 5 पेयर की क्रोमोसोम की, क्रोमेटिन की चोटियां न्यूक्लियोलस बनाती हैं। मगर सारे यूकेरियोट में ऐसा नहीं। इंसान के अंदर 4-5 पेयर बनाते हैं न्यूक्लियोलस को। कम से कम एक पेयर, कम से कम एक पेयर न्यूक्लियोलस को बनाएगा, कम से कम एक पेयर। इंसान के अंदर 5 पेयर की चोटियां जो हैं वो न्यूक्लियोलस बनाती हैं। तो मुझे बताएं, क्या ऐसा होगा कि जो न्यूक्लियोलस होगा वो सॉलिड बॉल टाइप होगा? सॉलिड बॉल टाइप होगा, 1 या 1 से लेकर 4 तक हो सकते हैं। इसमें होगी क्या? इसमें क्या होगा? किसका बना होगा? ये बना होगा आरएनए का और बना होगा प्रोटीन का। मगर इसमें ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम हैं, इनकी चोटियां होंगी। सही कह रहा हूं मैं? चलो, तो भाई जो न्यूक्लियोलस है, अगर इसको मैं बाहर निकाल के बनाऊं यहाँ पे, तो न्यूक्लियोलस का जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, और गोल बाल टाइप प्रोटीन होती हैं, उनको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं, और पार्ट को कोलाइडल पार्ट कहते हैं। और बीच वाला जो पोर्शन होता है न्यूक्लियोलस का, वो धागों से बना हुआ होता है। और आपको पता है जो आरएनए है वो धागे जैसा होता है। तो बीच वाला पोर्शन जो है वो किससे बना है? कमेंट में बताएं जल्दी। न्यूक्लियोलस का बीच वाला पोर्शन किससे बना हुआ है? आरएनए से। और बाहर वाला प्रोटीन से। तो मुझे बताएं, फाइब्रस पार्ट किसको कहेंगे और ग्लोब्यूलर पार्ट या कोलाइडल पार्ट किसको कहेंगे? सेंट्रल को क्या कहेंगे? प्रोटीन पार्ट को ग्लोब्यूलर या कोलाइडल या पेरिफेरल या प्रोटीनियस पार्ट, और सेंटर वाले को आरएनए वाला फाइब्रस पार्ट कहेंगे, या सेंट्रल पार्ट कहेंगे, या फाइब्रस पार्ट कहेंगे, या आरएनए वाला पार्ट कहेंगे। और ये जो आरएनए होता है ना, ये होता है आरआरएनए। तो क्या ये आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर 50-50% मिलकर क्या बना सकती हैं? ये क्या बन गया? न्यूक्लियोलस से क्या बनेगा? बताएं कमेंट में। राइबोसोम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है प्रोटीन बनाने वाला, जो कि बनता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस पर। अब बताएं राइबोसोम डिवीजन के टाइम बनेगा या डिवीजन से पहले या बाद बनेगा? कमेंट में बताएं जल्दी। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। 4-5 मिनट लग जाए। हाँ, पहले या बाद? ड्यूरिंग द डिवीजन नहीं। अरे भाई क्यों ड्यूरिंग डिवीजन नहीं? क्योंकि डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम की क्रोमेटिन नेटवर्क की चोटियां हैं वो यहाँ पे इंगेज्ड नहीं होंगी। भाई मुझे बताएं, कितने क्रोमोसोम की चोटियां न्यूक्लियोलस में फंसी हुई हैं? 10 क्रोमोसोम की, यानी 5 पेयर की। क्या डिवीजन के टाइम इन क्रोमोसोम को सेपरेट नहीं होना, डिवाइड नहीं होना, कि जो 46 क्रोमोसोम है उनको 23 को इधर, 23 को उधर, या 46 को इधर होना है ना? होना है, डिवाइड होना है। तो क्या न्यूक्लियोलस बना रहा पड़े? अगर न्यूक्लियोलस आप कह रहे हैं डिवीजन के टाइम है, तो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो सकते। कैसे सेपरेट हो सकते हैं क्रोमोसोम एक दूसरे से? समझ आ गई बात मेरी? चलो एक और बात, जो क्रोमोसोम होता है
उसके पार्ट होते हैं दो। एक सेंटर पर बाल के जैसा पार्ट होता है जो क्रोमोसोम के दो आर्म्स को जोड़ता है, यानी ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, क्रोमोसोम की एक आर्म, और ये दूसरी क्रोमोसोम की आर्म, ये वाली एक, ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये बाल टाइप स्ट्रक्चर। तो ये जो बाल टाइप स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं क्या, सेंट्रोमियर। क्या है सेंट्रोमियर, क्या है सेंट्रोमियर, क्या है, दो आर्म्स को, क्रोमोसोम के दो आर्म्स को कनेक्ट करके रखने वाला स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। और सुने, जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर है, अगर मैं बढ़ा करके बनाऊं ताकि आपको आसानी से नजर आए, तो इसके अंदर दो प्रोटीन्स होती हैं डिस्क टाइप, दो प्रोटीन होती हैं इसके अंदर, कौन सी, डिस्क जैसी प्रोटीन होती हैं, क्यों, और इन प्रोटीन को क्या कहते हैं भाई, इन प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं प्रोटीन को, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर डिस्क को कहते हैं। काइनेटोकोर इन प्रोटीन की बनी होती है, क्यों होती है, आप कहेंगे सर जब सेल डिवाइड करेगा। अच्छा मुझे बताएं, ये यहाँ पे इस बात को यहाँ पे छोड़ें, मुझे एक और बात बताएं, मुझे ये बताएं, जब आपके सेल के अंदर बाबा सुबह टेस्ट टॉपिक पूरो करणो आहे, मां छा कयां, पोइ पुछी वठिजो, मां ॿुधायां थो। हाँ, विंटर वारनि खे सर जले अचो त मां न वठंदुमि होॾे, उहे वेट कंदा ॿार तव्हांजो। अच्छा क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था, जब सेल के पास 46 क्रोमोसोम हैं तो डीएनए कितने भाई, कमेंट में बताएं। आप कहेंगे सर डीएनए भी 46, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है। गौर से सुन रहे हैं मेरी बात, हाँ करें तो मैं स्टार्ट करूं बात, ये बड़े काम की बात है, बड़ी खानदानी बात है, बड़ी तगड़ी बात है। ओके सुने, 40 क्रोमोसोम और डीएनए भी 40, यानी एक क्रोमोसोम में एक डीएनए, समझ आई। अगर सेल डिवीजन में जा रहा है, अगर सेल डिवीजन में जा रहा है, एक सेल से कितने बनेंगे, सेल दो, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम थे, 46, अगर इसमें भी 46 हैं, इसमें भी 46 हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम में जो डीएनए है इसको होना चाहिए डबल, तभी तो रिप्लीकेट वेरी गुड अक्सा, रिप्लीकेट होना चाहिए, यानी डीएनए को कॉपी बनानी चाहिए, डीएनए को डबल होना चाहिए। तो भाई ये क्रोमोसोम है, इसमें ये बनाया मैंने एक डीएनए और इसमें मैंने ये बनाया दूसरा डीएनए। कितने डीएनए हो गए एक क्रोमोसोम में, दो। इसका मतलब क्या होने वाला है, डिवीजन होने वाली है। क्या होने वाला है, डिवीजन होने वाली है। बस 2 मिनट सही, एक क्रोमोसोम पढ़ाया तो हलन जी कया होंदा, ओ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वगैरह न थी सकदियूं, हाँ उहे न थी सकदियूं, उनके छड़े करे बाकी पूरो कया दो। हाँ भाई, तो क्या होने वाली है, डिवीजन, डिवीजन होने वाली है, इसीलिए डीएनए का कंटेंट हो गया है डबल। तो मुझे बताएं अब ये क्रोमोसोम क्या करेगा, अब ये क्रोमोसोम अपनी आर्म्स को डिवाइड करेगा। भाई जितने बेटे उतने घर होंगे, कहावत सुनी है ना, जितने बेटे सब भाई एक दूसरे से फाइनली जुदा हो जाएंगे। हम जुदा नहीं है भाई, हम जुदा नहीं, सारे भाई चाचू, बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, सुना है कभी। तो यहाँ पे डिवीजन होगी, बायोलॉजी में डिवीजन होगी। तो ये जो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना, तो आर्म्स भी कितनी हो गई, दो 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 दो। फिर ऐसा हो जाएगा क्रोमोसोम, देखिए ऐसा हो जाएगा क्रोमोसोम, ऐसा हो जाएगा ये क्रोमोसोम, इसमें एक डीएनए और इसमें दूसरा डीएनए, ठीक है। तो ये एक आर्म और ये दूसरी आर्म, पता है, ये आर्म और ये भी आर्म, ये आर्म और ये भी आर्म, पहले थी 2 आर्म, अब हो गई 4 आर्म। इस आर्म को यहां से लेकर यहां तक आर्म कहते हैं, मगर यहां से लेकर यहां तक कहते हैं क्रोमेटिड। सारी को क्या कहते हैं, सारी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहां से यहां तक क्या कहते हैं, क्रोमेटिड।
कितनी क्रोमेटिड हैं? दो 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 क्रोमेटिड हैं। बताएं ये और ये एक दूसरे जैसी क्रोमेटिड होंगी या कोई फर्क होगा? आप कह रहे हैं, कहेंगे क्या कह रहे हैं सर, ये एक डीएनए है, ये उसकी कॉपी, तो एक ही जैसी होंगी। जब एक जैसी होंगी तो इन क्रोमेटिड को कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। अगर मैं आपसे पूछूं, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये उसकी सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा ये क्रोमोसोम है मदर वाला, ये उसकी सिस्टर क्रोमेटिड, क्या ये सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे आप? ये दोनों, एक उस क्रोमोसोम की, एक इस क्रोमोसोम की, इनको क्या कहेंगे? सिस्टर। क्या इनमें एक जैसा डीएनए? नहीं भाई, ये मदर वाला क्रोमोसोम है, ये फादर वाला, इन दोनों को कहेंगे नॉन सिस्टर, इनके डीएनए सेम नहीं है। तो भाई कल हम पढ़ेंगे, यानी कल नहीं, कल संडे है, परसों टेस्ट है आपकी, ट्यूसडे पे पढ़ेंगे क्रोमोसोम के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, और थोड़ी चीज़ क्रोमोसोम की मैं पढ़ाऊंगा कि सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, नॉर रीजन क्या है, न्यूक्लियोलस के बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं अपलोड कर रहा हूँ ये, बल्कि मैं लिंक भेज रहा हूँ किसी लेक्चर की, या मैं अपलोड भी कर रहा हूँ। हाजिर हाजिर। सर एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए होंगे? डिवीजन से पहले क्रोमेटिन में एक डीएनए, जब डिवीजन हो रही है तो एक क्रोमोसोम में दो डीएनए, दो क्रोमेटिड, ठीक है। फिर अच्छा, काइनेटोकोर की बात नहीं बताई मैंने, काइनेटोकोर की कोई बात नहीं बताई है ना। काइनेटोकोर का कॉन्सेप्ट अभी सुन लें। जब स्पिंडल फाइबर आएंगे, याद करें सेंट्रियोल को, तो स्पिंडल फाइबर आपके यहाँ पे अटैच होंगे, यहाँ पे मतलब सेंट्रोमेयर में जो काइनेटोकोर दो हैं, ये क्या है? साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर द स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और स्पिंडल फाइबर एक को इधर खींचेंगे, एक को इधर खींचेंगे, तो क्रोमोसोम आपका बीच से टूट जाएगा, और टूट जाएगा आधा इधर आधा उधर। क्या मुझे फाइनल आखिरी जवाब दें, ये आधा क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम के बराबर है या नहीं? एक क्रोमेटिन के बराबर है या नहीं? है। तो अगर 40 क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड इधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर, तो 40 इस सेल में, 40 उस सेल में। क्रोमोसोम का नंबर तो मेंटेन हो गया ना भाई? नहीं हुआ? हुआ। तो क्या होना जरूरी है? डीएनए का डबल होना जरूरी है। ओके ओके ओके, लिख लें भाई, समझ आ गई है तो लिख लें। ओके ओके सर, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर पढ़ेंगे। लाइजोसोम वाला लेक्चर अपलोड करें, अगर मैंने रिकॉर्ड किया है तो अपलोड कर रहा हूँ। हाजिर।